तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तक हम एरर डिटेक्शन के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम उसका चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक 3 पार्ट नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम चालू करते हैं 16वें नंबर रूल से। 16 नंबर का रूल है स्क्रैचली हार्डली और वैन के कॉम्बिनेशन का। तो दोस्तों अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या आपको इंग्लिश ज़्यादा नहीं पढ़नी है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी देखनी है, तो आप केवल इतना समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस की शुरुआत स्क्रैचली या हार्डली के साथ होती है तो जो दूसरे ये दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, स्क्रैचली हार्डली और वैन, तो दूसरा सेंटेंस जो जुड़ेगा वो वैन से जुड़ेगा, ना कि देन से। कभी कभी का क्या होता है, सेंटेंस में देन लिख देंगे वैन की जगह या फिर कोई और वर्ड डाल देंगे तो वो गलत होगा। स्क्रैचली हार्डली हमेशा किससे जुड़ेगा? वैन से ही जुड़ेगा। ये तो दोस्तों सिंपल एरर है। दूसरा दोस्तों इस तरीके के सेंटेंस को समझना भी बहुत जरूरी हो गया है। क्या है, स्क्रैचली हार्डली आता है तो इसके साथ वर्ब ऑफ इन्वर्सन का रूल फॉलो होता है, उस वजह से बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो वो कंफ्यूजन आज हम अपना दूर कर लेते हैं। वो कंफ्यूजन कैसे होता है दोस्तों? वैसे तो दोस्तों हार्डली या स्क्रैचली का मतलब होता है बमुश्किल, लेकिन अगर ये इस तरीके के फॉर्मेट में बनता है स्क्रैचली हार्डली, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद वैन, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये स्क्रैचली हार्डली प्लस वैन का स्ट्रक्चर होता है। जब कोई भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में आता है तो उसका मीनिंग क्या निकलता है और उसको कैसे लिखते हैं ये हमको देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके के स्ट्रक्चर में जब भी जो पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा जाता है वो इन्वर्जन के फॉर्म में लिखा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आई लिखा है। इन्वर्जन यानी उल्टा। दोस्तों इन्वर्जन जो फॉर्म होता है, फॉर्मेट, वो इस तरीके से लिखा जाता है कि जो क्वेश्चन की स्टाइल में सेंटेंस को लिखते हैं। जैसे कि दोस्तों ये नीचे का हम एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रैचली हैड आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों यहाँ देखो, हैड आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन, ये एक तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्टाइल में लिखा गया है। इंटेरोगेटिव हैड से चालू है, हैड आई रीच, तो हमको क्या लगेगा कि ये हैड से आगे, हैड के बाद आई, फिर रीच्ड ऐसे लिखा है और पीछे फुल स्टॉप लगा है, तो ये क्वेश्चन गलत है। ये मतलब गलत तरीके से लिखा है। दोस्तों ये गलत तरीके से नहीं लिखा है, इसको वर्ब ऑफ इन्वर्जन का रूल कहते हैं और इस तरीके से लिखा जा सकता है। उसमें क्या, जो वर्ब होती है उसको आगे करके सब्जेक्ट को पीछे कर दिया जाता है और कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता है और सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सिंपल ही निकलता है। तो जब भी स्क्रैचली या हार्डली आगे आ जाता है तो उसके बाद हम वर्ब ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसको इन्वर्जन फॉर्म में लिखा जाता है, हैड आई रीड द रेलवे स्टेशन। उसके बाद फिर हम वैन लगाएंगे, उसके बाद फिर पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे। दोस्तों यही स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पर अगर कोई दूसरा सेंटेंस लिख दिया, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट या कुछ भी, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मेट हमको हमेशा फॉलो करना है। इस फॉर्मेट से थोड़ा सा भी भटके तो वहीं पर एरर हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट हमको ये फॉर्मेट ही याद कर लेना है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? वैसे तो हमको पता है स्क्रैचली हार्डली का मतलब बमुश्किल होता है, लेकिन जब स्क्रैचली हार्डली को इस फॉर्मेट में डाल देते हैं तो उसका मतलब ये निकलता है कि जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा वैसे ही ट्रेन आ गई थी, जैसे ही ट्रेन आ गई थी वैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, बमुश्किल पहुंच पाया, यानी तुरंत तभी पहुंचा, यानी इस तरीके से इसका मतलब निकाला जाता है। तो स्क्रैचली हार्डली कहीं भी आए वैन ही लगेगा, देन नहीं लगेगा, साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। और वर्ब ऑफ इन्वर्जन का जो रूल फॉलो होगा उसमें कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा होता है, काफ़ी और जगह भी होता है, नो सूनर देन में भी हो जाता है, और भी बहुत सारे जगह हैं इंग्लिश ग्रामर में जहाँ पर ऐसा होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखते चलेंगे, इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं 17 नंबर रूल पे। 17वें नंबर का रूल है दो और यट का। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। दो यट में क्या करते हैं दोस्तों, यहां भी दो सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, दो के बाद पहला सेंटेंस और यट के बाद दूसरा सेंटेंस, यही रहता है। दो के बाद पहला सेंटेंस, यट के बाद दूसरा सेंटेंस। तो दो के बाद जो दोस्तों सेंटेंस आया है, अगर उस सेंटेंस में जो वर्ब है वो आपकी डाउट बता रही है, डाउट को एक्सप्रेस कर रही है, या फिर कोई कंडीशन कॉन्ट्रेटरी फैक्ट दे रही है, यानी कि जो पहला सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस उसका एकदम कुछ दूसरे सेंटेंस से कुछ कॉन्ट्रेटरी दे रहा हो, यानी कि बिल्कुल अलग अर्थ दे रहा हो, उल्टा दे रहा हो, या फिर कोई विश कही गई हो,
या एक कंसेशन कहा गया हो। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो दो के बाद हम जब दूसरे सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उसके आगे यट लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? यट लगाते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। यहीं पे दोस्तों यट की जगह क्या बट आ जाता है, बट लिख देते हैं सेंटेंस में, जो कि गलत है। यही गलती हमको बतानी होती है कि बट नहीं आएगा, यट आएगा। दो के बाद बट नहीं आएगा, दो के बाद यट आएगा। पहली गलती बिल्कुल सिंपल गलती। लेकिन दूसरी गलती जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे एग्जाम्स में आ जाती है कभी कभी, तो वो चीज़ भी हम देख लें। अगर आपकी वर्ब इस तरीके की है जो डाउट को एक्सप्रेस करे या कंडीशन बताए, कॉन्ट्राडक्टरी या विश बताए, तो दोस्तों डाउट बताएगी तो डाउट के लिए माइट वगैरह या इस तरीके से कुछ यूज़ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। डाउट की बात कर रहे हैं, विश की बात कर रहे हैं तो मे वगैरह का यूज़ होगा सेंटेंस में, तो भी समझ में आ जाएगा। कॉन्ट्रेरी है यानी कि बिल्कुल विपरीत अर्थ है अगले सेंटेंस से, वो भी समझ में आ जाएगा। तो हम यट लगाते हैं। और अगर दोस्तों वर्ब दो के बाद जो वर्ब है वो आपकी डायरेक्ट एक फैक्ट बता रही है और कुछ नहीं बता रही है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बता रही है, कुछ ऐसा कुछ नहीं बता रही है, इनके अलावा इस तरीके से बता रही है, तो हम यट नहीं लगाएंगे। यट की जगह हम कॉमा लगाएंगे और दूसरा सेंटेंस चालू कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमको बस केवल इतना देखना है। सबसे पहली इसमें तीन चीज़ें हमको देखनी है। सबसे पहला देखना है कि दो के बाद, दो के साथ कभी भी बट नहीं आएगा। अगर बट आया तो वो गलत है, वहाँ पर यट लगा देंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। इसके लिए तो हमको इंग्लिश समझने की भी ज़रूरत नहीं है, मीनिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दो के बाद बट आया है तो बट में एरर हो जाएगी, बट की जगह यट आएगा। ठीक है, लेकिन अगर दो के साथ यट आया है तो यट तभी आएगा जब ये चारों कंडीशन फॉलो हो रही, इन चारों में से कोई एक कंडीशन फॉलो हो रही होगी। और अगर दो के बाद कॉमा आएगा तो इस कंडीशन में कॉमा आएगा। तो इसी के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, दो ही माइट नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड मी येट इट इज रूड ऑफ हिम। यानी कि दोस्तों यहाँ पर माइट लगा है, इसका मतलब है कुछ संभावना या फिर डाउट बताने, एक्सप्रेस किया जा रहा है कि हाँ वो मुझे नहीं जानता होगा। तो ये एक मतलब डाउट बताया जा रहा है, तो इसके साथ यट लगा है। दो के साथ क्या लगाया है? यट, यानी ये सही चीज है, ये सही सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखो, दो ही इज पुअर येट ही इज रिस्पेक्टेड। यानी कि वह पुअर है फिर भी वह रिस्पेक्टेड है। हाँ, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर कॉन्ट्रेरी बात की जा रही कि एक तो वो रिस्पेक्टेड है, दूसरा वो पुअर है। यानी पहले सेंटेंस में दूसरे से बिल्कुल उलट बात की जा रही है, यानी कि ये दूसरी वाली कंडीशन है। यानी कि यहाँ पर भी यट लगाया जाएगा, दो के साथ यट लगेगा, सही। तीसरी कंडीशन देखो, दो ही इज माई रिलेशन, ही इज इन माई रिलेशन, यहाँ पर इन है, आई शैल नॉट स्पेयर है। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली कुछ नहीं, डायरेक्ट स्टेटमेंट बताया गया है कि वो मेरे रिलेशन में है। तो यहाँ पर दो के बाद कॉमा के बाद ही सेंटेंस को ख़त्म कर दिया गया है, कॉमा से ही सेंटेंस जोड़ दिया गया है, यहाँ पर यट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो दो के साथ जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या बता रहा है, उसी पर डिपेंड करता है कि आगे यट लगेगा या केवल और केवल कॉमा से ही काम चल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 18वें नंबर के रूल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ही सिंपल रूल है कि दोस्तों अगर कहीं भी लिस्ट आता है, लेस्ट, तो वो फॉलोड होगा आपका शुड से या फिर बिल्कुल खाली चला जाएगा और किसी कोई अपन यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल। ठीक है, वर्क हार्ड कीजिए अन्यथा आप फेल हो जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेस्ट लगा है, लेस्ट हमेशा फॉलो होगा किससे? शुड से। यहाँ पर विल से फॉलो है तो ये गलत है। ठीक है, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। तो दोस्तों अगर आप नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। इसका मतलब ये लिस्ट अपने आप में क्या निगेटिव सेंस देता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा, वर्क हार्ड लिस्ट यू फेल, यहाँ पर कुछ यूज़ नहीं है, सिंपल सेंटेंस यूज़ किया गया है लिस्ट के बाद, तो ये भी सही हो जाएगा। या तो शुड यूज़ होगा या खाली, खाली यानी सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्यूचर के सेंटेंस चालू नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लिस्ट हमेशा शुड के साथ ही, लिस्ट हमेशा शुड को फॉलो करता है, अपने आप में ये नेगेटिव सेंस देता है। अगर आप वर्क हार्ड नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। इसका मतलब यह है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ओके, अब दोस्तों आते हैं 19 नंबर के रूल पे। 19 नंबर का भी बहुत सिंपल रूल है, लेकिन दोस्तों ये क्या है, जब पेपर में आता है ना तब हमारी आंखों के सामने से निकल जाता है और हमको समझ में भी नहीं आता। दोस्तों सच जो है हमेशा एज के साथ फॉलोड होगा।
सच के बाद हमेशा एज ही आएगा जब दूसरा सेंटेंस उसमें ऐड होगा, सेंटेंस का पार्ट। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ही इज सच अ राइटर दैट एवरीबडी शुड रीड हिज बुक्स। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, हम पूरा सेंटेंस पढ़ गए ना, हमको बिल्कुल भी एरर समझ में नहीं आई, जबकि हम खूब अच्छे से जानते हैं कि सच के बाद एज आता है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लगा पाए। ही इज सच अ राइटर दैट एवरीबडी शुड रीड हिज बुक्स। तो दोस्तों सच के बाद ऐसा कहाँ पे ऐड हो रहा है कुछ, ही इज सच अ राइटर, फिर यहाँ पर ये जो कंजक्शन दैट आया है, ये दैट आपका यूज ना होके इसकी जगह एज यूज होना चाहिए था। ही इज सच अ राइटर एज एवरीबडी शुड रीड हिज बुक, वो ऐसा राइटर है कि हर कोई उसकी किताब है पढ़ता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर की का मतलब ये दैट का लिए है, तो यहाँ पर ये एज आएगा, दैट नहीं आएगा। यही गलती हम कर जाते हैं, कभी भी एक फ्लो में पढ़ते हैं ना सेंटेंस, तो हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। बिल्कुल छोटा सा रूल है, लेकिन ये रूल हमको दिखाई नहीं देता और हमारा नंबर चला जाता है। तो हम बहुत गौर से देखना है, कहीं भी सच आ गया है ना तो आपको एज ढूंढना है, एज कहीं है कि नहीं। अगर फिर देख लेना है एज नहीं है तो कहीं पे दैट लगा होगा या फिर कुछ और लगा होगा, तो वहीं पर एरर है और वहीं पर अपन एरर बता देंगे। अब आते हैं दोस्तों 20वें नंबर के रूल पे। 20वें नंबर का रूल है दोस्तों, अगर ये फ्रेज कहीं भी आ जाते हैं एवरीथिंग बट या फिर नथिंग बट, ठीक है, इसका मतलब होता है हर किसी को छोड़कर, एक्सपेक्ट एवरीथिंग, एक्सपेक्ट किसी को भी ना छोड़कर, ठीक है, एवरीथिंग बट या फिर नथिंग बट। इनके बाद जो नाउन आएगा वो चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, कैसा भी बना रहे, इनके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर वर्ब, यानी ये क्या है, सिंगुलर मीनिंग देते हैं। जैसे कि दोस्तों एवरीथिंग बट द गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पर वॉज आया कि नहीं, यहाँ पर ये काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, नाउन कैसा भी हो, आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर ही होगा। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है हमको जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो भी पार्ट हैं जिनमें आपको ज़्यादा दिक्कत होती है या एरर डिटेक्शन के भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनमें आपको दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में उन्हें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, वहाँ पर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट हम डालते हैं जो हम यहाँ पर वीडियो लेक्चर में कवर नहीं कर सकते। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वगैरह हमारे पेज पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता।